Greetings to all the viewers. Myself Suvek Singh Chauhan. I welcome you all on the YouTube channel Success with Mantra. Today we will discuss topic confession. मित्रों, आज हम कन्फेशन पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि साक्ष्य विधि का एक टॉपिक है, एक विषय है, उप विषय है, जिसको लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। कन्फेशन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में चैप्टर अर्थात अध्याय 2 जो है, जो कि स्वीकृति से संबंधित प्रावधान करता है, उसके अंतर्गत ही संस्वीकृति से संबंधित प्रावधानों को रखा गया है। अगर विशेष रूप से जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की बात करें तो सेक्शन 24, 25, 26, 27 और 30 ये जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, जो कि कन्फेशन से रिलेटेड भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में दिए गए हैं। मित्रों, आज के लेक्चर में हम कन्फेशन से रिलेटेड बहुत सारे प्रावधानों को समझेंगे। बहुत सारे प्रावधानों से हमारा तात्पर्य है कि क्या कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट कर रहा है, अभी क्या कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट कर रहा है, क्या इसके पहले कॉन्सेप्ट चल रहा था कन्फेशन को लेकर, कन्फेशन की एडमिसिबिलिटी क्या है, उसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या है, इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, और इसके साथ ही साथ ये कितने प्रकार का है। तो मित्रों, आइए हम शुरू करते हैं कन्फेशन से संबंधित प्रावधान। मित्रों, अगर हम बात करें तो कन्फेशन को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। जैसा कि एडमिशन को सेक्शन 17 में तो परिभाषित किया गया है, लेकिन कन्फेशन को कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। और अगर हम इसके संबंधित बात करें तो सबसे पहली बार इंडियन एविडेंस एक्ट में जो कन्फेशन टर्म प्रयोग किया गया है वो सेक्शन 24 में सबसे पहली बार कन्फेशन टर्म को प्रयोग किया गया है। कन्फेशन शब्द को जब सेक्शन 24 में पहली बार प्रयोग किया गया है तो वहां पर यह बताया गया है कोई भी ऐसी संस्कृति जो कि प्रवीणन, धमकी और वचन के आधार पर कराई जाती है, प्राप्त की जाती है, वह कन्फेशन एडमिसिबल नहीं होगा, अर्थात वो वैलिड कन्फेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। मित्रों, अगर हम बात करें कि कन्फेशन की क्या परिभाषा है, कन्फेशन को कैसे समझ सकते हैं, तो सर जस्टिस जेम्स स्टीफन, जिन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी है द डाइजेस्ट ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस, इसमें उन्होंने कन्फेशन शब्द को परिभाषित किया है। कन्फेशन, अगर हम बात करें कन्फेशन शब्द की, तो कन्फेशन शब्द को परिभाषित करते हुए जस्टिस जेम्स स्टीफन, जो कि जिन्होंने फ्रेम भी किया है, जिन्होंने ड्राफ्ट भी किया है इंडियन एविडेंस एक्ट को, इसलिए उनकी परिभाषा को यहाँ पर समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जस्टिस जेम्स स्टीफन कहते हैं कन्फेशन इज एन एडमिशन, यह एक स्वीकृति ही है, संस्वीकृति एक स्वीकृति ही है, जो मेड एट एनी टाइम, जो किसी भी समय की जा सकती है। आगे हम कहते हैं बाय ए पर्सन, ये किसके द्वारा की जाएगी, ये ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाएगी, बाय ए पर्सन चार्जेड विद अ क्राइम, जिसके ऊपर किसी अपराध को कारित करने का आरोप लगाया गया है या लगा हुआ है। और क्या कहते हैं, स्टेटिंग और सजेस्टिंग द इन्फ्रेंस दैट ही इज कमिटेड दैट क्राइम। और ये क्या, इसका कार्य क्या है कन्फेशन का, तो कन्फेशन से यह अनुमान होना चाहिए, कन्फेशन को ये सजेस्ट करना चाहिए कि जिससे ये पता चल सके कि उस व्यक्ति ने जो उसको कर रहा है वह अपराधी, उसने अपराध कारित किया है या नहीं। अर्थात बेसिकली बात करें तो एक कन्फेशन के द्वारा एक सुझाव होना चाहिए, एक अनुमान इंगित किया जाना चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि उस व्यक्ति ने अपराध कारित किया है। मित्रों, अगर हम एक्सप्लेन करें जस्टिस जेम्स स्टीफन की परिभाषा को, जो कन्फेशन के संदर्भ में उन्होंने दी है, तो उसको हम 3 हेडिंग्स के 3 पॉइंट्स के तहत समझ सकते हैं। पहला हमने लिखा है एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट्स। एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट्स का बेसिकली मतलब यही होता है कि कोई भी जो कन्फेशन है वो किसी भी बाह्य तत्व के प्रभाव में ना करके स्वयं के अंतः इच्छा से, स्वयं की अंतःकरण से की हुई कन्फेशन, किया हुआ कन्फेशन वैलिड कन्फेशन माना जाता है। लेकिन अगर हम बात करें जस्टिस जेम्स स्टीफन की परिभाषा में, तो उनके अनुसार जो एक्सकल्पेटरी नेचर के स्टेटमेंट्स होते हैं वो भी वैलिड कन्फेशन की कैटेगरी में आते हैं।
मित्रों अगर हम बात करें गिल्टी कंडक्ट की, तो गिल्टी कंडक्ट को भी जस्टिस जेम्स स्टीफेंसन कहते हैं कि वो भी गिल्टी कंडक्ट को भी अगर कोई स्टेटमेंट शो कर रहा है तो वो भी कन्फेशन की कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा वो कहते हैं एक्नॉलेजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट फैक्ट्स, अगर किसी क्राइम के बारे में, क्राइम से रिलेटेड जो कि सबऑर्डिनेट फैक्ट्स हैं, जो उससे उस पर आश्रित, जो डायरेक्ट नहीं बताते हैं कि क्राइम उसने किया है या नहीं किया है, लेकिन वो एक प्रकार से इन्फ्रेंस इंगित कर रहे हैं, कोई सुझाव दे रहे हैं, या वो सबऑर्डिनेट फैक्ट्स हैं जो मेन फैक्ट्स को किसी भी प्रकार से स्पष्ट कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो उन तथ्यों को एक्नॉलेजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट फैक्ट्स को भी हम कन्फेशन की कैटेगरी में हमें रखना चाहिए। ऐसा जो है कन्फेशन को लेकर के सर जस्टिस जेम्स स्टीफन का मानना है। लेकिन मित्रों ये जो इन्फ्रेंस ड्रॉ किया गया कन्फेशन को लेकर के, या जो डेफिनेशन दी गई जस्टिस जेम्स स्टीफन के द्वारा कन्फेशन को लेकर के, ये इंडिया में 1939 तक ही वैलिड रही। 1939 के बाद सिनेरियो चेंज हुआ और एक नए कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ, जिस नए कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ उस कॉन्सेप्ट का जन्म पाकला नारायण स्वामी वर्सेस इम्परर के केस से हुआ। पाकला नारायण स्वामी वर्सेस इम्परर के केस जो कि प्रीवी काउंसिल का जजमेंट था 1939 का, लॉर्ड एटकिंस साहब ने एक नया इन्फ्रेंस ड्रॉ किया कन्फेशन को लेकर के, और कन्फेशन को जो परिभाषा जस्टिस जेम्स स्टीफन ने दी थी, उस परिभाषा में उन्होंने थोड़ा सा सुधार किया और कहा कि सारे के सारे वो स्टेटमेंट्स जो कि इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं, इन्फ्रेंस ड्रॉ करना किसी भी प्रकार से कन्फेशन की कैटेगरी में नहीं माना जाना चाहिए। केवल वही बातें जो क्लियर कट वे में एडमिट करे एक्यूज्ड कि हाँ मैंने ये अपराध किया है या नहीं किया है, और वह स्व इच्छा से ऐसा कर रहा है, वॉलंटरली ऐसा कर रहा है, तो वही बातें कन्फेशन की कैटेगरी में आना चाहिए। मित्रों अगर हम बात करें तो एडमिशन को लेकर के भी पाकला नारायण स्वामी के केस में कहा गया कि हाँ ये एडमिशन है, किसी भी समय किया जा सकता है, इसको लेकर के भी वो एग्री हो गए। और इसके बाद जो पर्सन चार्ज किया है उसके द्वारा किया गया होना चाहिए, इसको लेकर के भी पाकला नारायण स्वामी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया, किसी भी प्रकार की कंट्राडिक्टरी बात नहीं की गई। लेकिन उनका जो मेन पॉइंट था कि सजेस्टिंग इन्फ्रेंस दैट ही इज कमिटेड द ऑफेंस, इस वाली बात को लेकर के उन्होंने ऑब्जेक्ट किया उसमें और कहा इसमें संशोधन होने की आवश्यकता है, इसमें संशोधन होने की गुंजाइश है। उन्होंने कहा स्टेटिंग ही इज कमिटेड दैट क्राइम, वो केवल ये कहे कि मैंने अपराध किया है तो वो क्या होगा, तो वो कन्फेशन माना जाएगा। तो पाकला नारायण स्वामी वर्सेस इम्परर 1939 प्रीवी काउंसिल के जजमेंट में लॉर्ड एटकिंस साहब ने कहा कि कन्फेशन टू बी एडमिसिबल, कन्फेशन को ग्राह्य होने के लिए यह आवश्यक है, इट इज नेसेसरी दैट इट मस्ट बी क्लियर, यह स्पष्ट होना चाहिए, यह डेफिनिट होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, एंड पॉइंट्स आउट गिल्टी ऑफ द एक्यूज्ड, और स्पष्ट रूप से यह बताता हो कि उसी व्यक्ति ने अपराध किया है, यानी अभियुक्त व्यक्ति ने ही अपराध कारित किया है, अर्थात वही अपराधी है। और यह स्टेटमेंट किसके द्वारा किया हुआ होना चाहिए, उसी व्यक्ति के द्वारा, अपराध अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा ही दिया हुआ होना चाहिए। ऐसा पाकला नारायण स्वामी वर्सेस इम्परर के मामले में किया गया। तो 1872 में इन्फ्रेंस शुरू हुई कन्फेशन को लेकर के, जो बहुत ही वाइड डेफिनेशन थी। अब उस डेफिनेशन को हमको जो डेफिनेशन प्राप्त होती है द डाइजेस्ट ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस, जो कि सर जेम्स स्टीफन की बुक है, उससे प्राप्त होती है। और ये वाली डेफिनेशन कब तक एप्लीकेबल रही, 1939 1939 तक, 1872 से लेकर के 1939 तक वो डेफिनेशन एज इट इज एप्लीकेबल है। 1939 के बाद उस वाइड डेफिनेशन को थोड़ा सा नैरो डाउन किया गया, किस जजमेंट में किया गया, पाकला नारायण स्वामी वर्सेस इम्परर 1939 के मामले में किया गया। लॉर्ड एटकिंस ने जजमेंट पास किया और उन्होंने क्लियरली कहा कि कन्फेशन टू बी एडमिसिबल होने के लिए, कन्फेशन के लिए यह आवश्यक है कि वो क्लियर, डेफिनेट और पॉइंट्स आउट द गिल्टी ऑफ एक्यूज्ड करता हो। इसके बाद मित्रों एक नया सिनेरियो थोड़ा सा और परिवर्तित हुआ, एक नया कॉन्सेप्ट उसमें हुआ। 1922 में एक नया केस आया जिसको पलविंदर कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के नाम से जानते हैं। पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में कई सारी महत्वपूर्ण बातें की गई। इसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण बात थी इस केस ने क्या किया, जो जजमेंट पाकला नारायण स्वामी केस में दिया गया कि
केवल वही बातें पॉइंट्स आउट द गिल्टी ऑफ द एक्यूज्ड, जो केवल अभियुक्त को आरोपी सिद्ध करती हो, वही बातें ही कन्फेशन की कैटेगरी में आएंगी। इस बात को पाक कुलविंदर कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में अप्रूव कर दिया गया, इसको स्वीकार कर दिया गया। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिया जो जुडिशरी के प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि वह कौन सा केस है जिसमें कहा गया कि कन्फेशन को एज ए रूल यूज किया जाना चाहिए, उसको टुकड़ों में उसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो केस था मित्रों बलविंदर कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। बलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में कहा गया कन्फेशन मस्ट ऑलवेज बी यूज्ड एज ए रूल नॉट इन पार्ट्स। संस्वीकृत को सदैव एक रूप में यूज किया जाना चाहिए, उपयोग में लाना चाहिए, उसको टुकड़ों में उपयोग में लाना नहीं चाहिए। इसका मतलब तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि पहले उसने मुझे मारा और इसके जवाब में मैंने आत्मरक्षा में दूसरे व्यक्ति को मार डाला, तो अगर आप दूसरे उसका ये स्टेटमेंट कि मैंने दूसरे व्यक्ति को मार डाला यही केवल यूज करते हैं तो ये पार्ट में हो जाएगा। और जब ये पूरी बात जो उस एक्यूज्ड ने कहा कि उसने पहले उस पर हमला किया और सेल्फ डिफेंस में मैंने उसकी हत्या कर दी, तो ये फुल एज ए रूल कन्फेशन होगा। तो मित्रों जो बलविंदर कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का मामला था उसमें बस यही बात कही गई कि इसको पूरा उपयोग किया जाना चाहिए, इसको टुकड़ों में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात केवल वो पार्ट उपयोग नहीं किया जाना चाहिए जो पार्ट अपने हित का हुआ था, जो व्यक्ति जो पार्ट अपराधी को, जो पार्ट अभियुक्त को अपराधी साबित करता हो, केवल वही पार्ट उपयोग में नहीं लाना चाहिए। इसके अलावा मित्रों एक और केस इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को समझना आवश्यक हो जाता है, वो है केस साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1965 का केस। मित्रों इस केस में एक कॉन्सेप्ट दिया गया कि बड़बड़ाहट के द्वारा, मर्मरिंग के द्वारा भी अगर कोई अपने आप से बात करता है, सेल्फ टॉकिंग करता है, तो सेल्फ टॉकिंग के द्वारा भी कन्फेशन हो सकता है। कन्फेशन नीड नॉट टू बी मेड बिफोर अ जुडिशियल ऑफिसर। कोई जरूरी नहीं है कि कन्फेशन किसी जुडिशियल ऑफिसर के सामने ही किया जाए, कन्फेशन तो अपने आप से बात करते हुए हो सकता है। मित्रों ये साहू बनाम स्टेट ऑफ यूपी के कुछ फैक्ट्स हैं, इसको हम देख लेते हैं। साहू नाम का एक व्यक्ति गोंडा जिले के गांव में रहता था। तो गोंडा जिला जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में साहू नाम का एक व्यक्ति एक गांव में रहता था। उसकी पत्नी एक्सपायर हो गई थी, उसकी वाइफ मर चुकी थी। उसके दो लड़के थे, एक का नाम था बद्री जो बड़ा था, और जो छोटा बच्चा था, छोटा लड़का था उसका नाम कृपाशंकर था। बद्री की शादी जो है सुंदरपति नाम की एक महिला से होती है। बद्री चूंकि लखनऊ में काम कर रहा होता है, इसलिए होता क्या है कि जो साहू होता है बद्री का पिता होता है, बद्री की वाइफ और बद्री के पिता साहू और सुंदरपति में इलीगल इंटीमेसी या इलीगल रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है, और उस स्थिति में उनको लेकर के आकर अक्सर झगड़ा हुआ करता है। एक दिन 12 अगस्त 1963 को दोनों में झगड़ा हुआ, और झगड़े से ऊब करके वो जो सुंदरपति थी वो साहू से डर करके, वो एक पड़ोसी थे मोहम्मद, उनके वहां चली जाती है। बाद में साहू आता है और उनको मनाता है, और वो दोनों फिर आकर के घर में रुकते हैं। और घर में रुकते हैं तो 12 अगस्त को वो ठीक ठाक सभी लोग परिवार के सोते हैं, और लेकिन जब 13 अगस्त को सुबह मॉर्निंग में जो कृपाशंकर है उसका छोटा बेटा है, वो जब दैनिक क्रिया करके वापस घर आता है तो वो पाता है कि जो सुंदरपति है वो अपने कमरे में मृत नहीं, वो घायल अवस्था में पड़ी हुई है और उनका ब्लड बह रहा है, और जो साहू है अर्थात उनका पिता है वो वहां से गायब है, वो वहां पर कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। मित्रों इसके बाद वो सुंदरपति को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जिसके 2 दिन बाद 16 अगस्त को उनकी मृत्यु हो जाती है। 16 अगस्त के आसपास उनकी मृत्यु हो जाती है। अब मित्रों महत्वपूर्ण बात है कि जब उनकी मृत्यु हो गई तो साहू के ऊपर इस आधार पर मुकदमा चलाया गया, मर्डर का केस इस आधार पर चलाया गया कि जब सुंदरपति सुबह वो अपने घर से निकला और ये अपने आप से वो कह रहा था, अपने आप से बड़बड़ा रहा था, जिसको कि पड़ोसियों ने सुना कि वो यह कहते हुए सुना गया पड़ोसियों के द्वारा कि फाइनली मैंने क्या किया, झगड़ा भी समाप्त कर दिया और सुंदरपति को भी समाप्त कर दिया। फाइनली मैंने रोज रोज की झिकझिक थी उसको खत्म कर दिया और सुंदरपति को भी खत्म
खत्म कर दिया, ऐसी बड़बड़ाहट करते हुए वो पड़ोसियों के द्वारा सुना गया। मित्रों उस स्टेटमेंट को एज कन्फेशन ट्रीट किया गया और कन्फेशन ट्रीट किया गया, तो उसके आधार पर उसके ऊपर कार्रवाई की गई। इसका मतलब इस केस में यही कहा गया कि अपने आप से टॉक करते हुए, अपने आप से बात करते हुए भी स्वीकृति हो सकती है। मित्रों अगर हम टाइप्स ऑफ कन्फेशन की बात करें तो कन्फेशन बेसिकली दो टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है, जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। जुडिशियल कन्फेशन बिफोर द जुडिशियल ऑफिसर होता है, वाइल जो 164 का जो बयान दिए जाते हैं सीआरपीसी में, वो बेसिकली जुडिशियल कन्फेशन की कैटेगरी में आता है, जो मजिस्ट्रेट या कोर्ट के सामने होता है। लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो होता है वो किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी व्यक्ति को किया जा सकता है और किसी भी कहीं पर भी किया जा सकता है, जैसा कि स्टीफन साहब ने कहा एनी टाइम कहीं पर भी किया जा सकता है। तो जजेस और जुडिशियल ऑफिसर हर समय अवेलेबल नहीं होते हैं, तो काफी एनी टाइम का मतलब उनका यही मतलब था कि एनी टाइम बिफोर एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति से और किसी भी समय किया जा सकता है। वो जो कन्फेशन होगा वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होगा। इसके अलावा मित्रों एक कन्फेशन की एक और कैटेगरी है जिसको रिट्रैक्टेड कन्फेशन के नाम से जानते हैं, जब मतलब पहले किसी ने कन्फेशन किया और बाद में वो सब्सटेंसली वो मुकर गया अपनी कन्फेशन से और वो एकदम अपोजिट बात कहने लगता है, तो वो एक रिट्रैक्टेड कन्फेशन की कैटेगरी में आता है। तो उसको भी हम कन्फेशन की कैटेगरी, कन्फेशन के टाइप्स में रख सकते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों कन्फेशन के 3 प्रकार हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल है, मोस्ट कॉमन है, वो 2 ही प्रकार हैं, जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। मित्रों अगर हम एविडेंशियरी वैल्यू की बात करें कन्फेशन की, तो एविडेंशियरी वैल्यू बेसिकली अगर बात करें तो सोल अगर वो वॉलंटरली किया गया है, वो ठीक ठाक कन्फेशन है, उसमें किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अराइज नहीं हुआ है, तो उस कन्फेशन के सोल बेसिस पर भी किसी को कन्विक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अर्थात ये एक ऐसा एविडेंस है, इस एविडेंस के आधार पर भी किसी को कन्विक्ट किया जा सकता है। तो मित्रों इससे रिलेटेड अगर कन्फेशन से रिलेटेड प्रोविजंस की बात करें तो सेक्शन 24 जैसा कि मैंने बताया कि अगर धमकी, प्रपीड़न या वचन देकर, लालच देकर के कन्फेशन कराया जाता है तो वो कन्फेशन वैलिड कन्फेशन नहीं होगा, जैसा कि एविडेंस एक्ट की धारा 24 कहती है। इसके अलावा धारा 25 कहती है कि पुलिस से किया गया कन्फेशन जो है वो वैलिड कन्फेशन नहीं होता है। सेक्शन 26 एविडेंस एक्ट की कहती है कि पुलिस कस्टडी में किया गया कन्फेशन, सिवाय अगर वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट से किया गया है पुलिस कस्टडी में, तो वो वैलिड कन्फेशन होगा। अगर वो किसी अन्य व्यक्ति से पुलिस कस्टडी में किया जाता है तो वैलिड कन्फेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। और सेक्शन 27 डिस्कवरीज की बात करती है, कन्फेशन के बाद अगर कोई डिस्कवरी कर ली जाती है तो उसकी एडमिसिबिलिटी की बात सेक्शन 27 मित्रों करती है। तो मित्रों इन सारे सेक्शंस को लेकर के एक डिटेल व्यू में हम आगे एक लेक्चर में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।